हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। तो आज हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट कर। तो इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 2 टाइप के रिसोर्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। वन इज़ लैंड रिसोर्स एंड द अदर वन इज़ सॉइल रिसोर्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिसोर्सेज क्या होता है, तो व्हाट इज़ योर आंसर। मैं अगर बात करूं, देखो एनसीईआरटी में जैसे हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, तो सिक्स्थ क्लास के अकॉर्डिंग अब तक मैं अगर बताऊं तो किसी से अगर पूछा जाए रिसोर्सेज क्या है, तो वो बोल देगा वो सारी चीज़ें जो कि मतलब एनवायरनमेंट में है और हमारी नीड्स को पूरी कर रही है, वो क्या होती है, वो रिसोर्सेज होती है। हर बच्चे की जॉब देगा जहाँ तक है मोस्टली। बट नहीं, 10th क्लास में आके रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाती है। रिसोर्सेज सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह जाता। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल दैट कैन बी टर्म एज रिसोर्स। अब एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि वो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में है और एक इंसान की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, वो क्या है, रिसोर्सेज है। बट आगे हमको ये 3 चीज़ दिख रही होगी। ये देखो, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली फिजिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इनका मतलब क्या है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल की, अब जैसे आपको पता लगा कि जैसे तुम कहीं गए, तुम मध्य प्रदेश में गए, अब आपको पता लगा कि मध्य प्रदेश में कोयल बहुत ज़्यादा है ना। तो ये तो है नहीं आप उठोगे और मध्य प्रदेश चल दोगे कि हमें कोयल निकालना है, नहीं। तो तुम्हें कोयल निकालने के लिए ज़मीन में से, उसके लिए भी तो तुम्हारे पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो तुम माइनिंग कर पाओगे। बिना ऐसे माइनिंग थोड़ी होएगी कि जाके बस हाथों से खोदने लग जाओगे, नहीं। पहले तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए प्रॉपर, तभी आप ये मतलब क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज निकाल पाओगे तुम। फिर तुम्हें दिया है इकोनॉमिकली फिजिबल, राइट। इकोनॉमिकली फिजिबल क्या होता है, जैसे आई वुड से तुम माइनिंग कर रहे हो, तुमने करोड़ों रुपए लगा के माइनिंग करी, तुमने बड़े बड़े महंगे महंगे सामान खरीद लिए माइनिंग करने के लिए, बुलडोजर खरीद लिया। बट माइनिंग करने के बाद तुम्हारे पास क्या निकला, हज़ारों का सामान। तो लॉस हो गया ऑफ कोर्स, है ना। करोड़ों का सामान लगा के तुम्हें हज़ारों की चीज़ रिसीव हो रही है, तो लॉस ही है। तो तुम्हें पूरा एक मतलब डेटा इंक्लूड करना पड़ता है, उस एरिया की जाँच करनी पड़ती है कि यहाँ कितनी चीज़ है, कितनी क्वान्टिटी में है। तो तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितने पैसे लगाने की यहाँ पे नीड है ना। तो फिर आपको दे रखा है यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है, जैसे आई वुड से एक इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया में गोल्ड है, राइट। गोल्ड को आज के टाइम पे एसेट भी मान लिया गया है। गोल्ड के दिन पे दिन रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो गोल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, गोल्ड हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड हर किसी के लिए कीमती है। तो अगर कोई इंसान गोल्ड की माइनिंग करे तो उसके लिए पैसा है, उसके लिए फ़ायदा है। अब तुम करोड़ों को रुपए लगा के वहाँ पे खोद के क्या निकाल रहे हो, पत्थर निकाल रहे हो कोई, तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है ना। तो तुम ऐसी चीज़ निकालो जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली तुम्हारे लिए फीजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो एक्सेसिबल हो। तो तब वो मिलकर क्या बनता है, रिसोर्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, वो नेचर में माइनिंग करने जा रहा है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशंस का मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। यूएन वगैरह की पॉलिसी पता होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक रिसोर्सेज का डायग्राम दे रखा है, आगे हम रीड करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये डायग्राम है आपका, जो कि यहाँ शो कर रखा है। क्या है, ये डायग्राम है जो कि यहाँ शो कर रखा है, ठीक है। देन आगे देखें, यहाँ से देखो, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी। देखो आज के टाइम पे क्या हुआ है, जैसे गॉड ने हमें, ऊपर भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, तो लोगों ने क्या समझ लिया कि ये जो चीज़ें हमें रिसोर्सेज हमें मिले हैं, ये क्या है, फ्री गिफ्ट है जो कि गॉड ने हमें दिया। बट इट्स नॉट फ्री गिफ्ट। अब तुम्हें भी पता है, जैसे कोई फ्री की चीज़ है एज़ कम्पेयर टू कोई चीज़ बिक रही है पैसों में, तो फ्री की चीज़ पहले ख़त्म होती है, राइट। तो लोगों ने उसको एक फ्री की चीज़ समझ लिया है, जो वो मतलब उनको उसकी कीमत नहीं पता है, वो उसको मतलब खर्च करने में लगे हुए फ्री की चीज़ समझ के। तो इज़ अज्यूम्ड बाय मैनी, मतलब काफ़ी लोगों ने आज के टाइम पे ऐसा मान लिया है। तो दे आर नॉट, ये कोई फ्री का गिफ्ट नहीं है। नेचर के थ्रू रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स दैमसेल्फ आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक लाइन बोली है, ह्यूमन बींग जो है वो खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बींग रिसोर्सेज
कम माने जाते हैं तब कोई ह्यूमन बींग अपना रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करे, रिसोर्सेज के ऊपर काबू रखे, उसको कैसे कौन सी चीज़ मतलब यूज़ करनी है, तभी वो ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई ऑन द फॉलोइंग वेज। अभी यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, not any kind of question you can get into exam from this lines, okay। so ये खाली नॉलेज पर्पस के लिए दिया हुआ है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज को क्लासीफाई करके बताया कि बायोटिक अबायोटिक करके रिसोर्सेज होता है, ओरिजिन होता है जिनका। एग्जॉस्ट की बात करें, जो कि एग्जॉस्ट से जा रहा है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अगर मैं बोलूँ रिन्यूएबल क्या होता है, तो मैं बोल सकती हूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का परफेक्ट एग्जांपल है वाटर, राइट। तो वाटर साइकिल के थ्रू वाटर क्या है, रिन्यू होता जा रहा है हमारे पास, मतलब हम वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, हमारे पास और पानी आ सकता है। लेकिन हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें जो कि हमारे पास लिमिटेड है, लाइक ऑयल और पेट्रोल, वो हम और नहीं ला सकते, है ना। फिर ऐसे बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अगर मैं आपको बोलूँ रिजर्व, तो रिजर्व क्या होता है, पानी, जैसे डैम्स की बात करूँ तो डैम में पानी को सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो रिजर्व होता है। अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉक, तो स्टॉक क्या होता है, जैसे हमें पता है ये रिसोर्स है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर हमें मतलब आई वुड से हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि हम इस रिसोर्स को यूज़ कैसे करें, तो वो होता है हमारे पास डेवलप स्टॉक। पोटेंशियल कि हम इस मतलब इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करें, क्या इसका पोटेंशियल है, वो मतलब व्हाट है वो, ओके। सो आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। दिया है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज मतलब हम ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, खाना, पानी, ये सब चाहिए, रिसोर्स हैं ये सब। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, वाइटल हो गया। वाइटल का मीनिंग क्या होता है, सबको पता लग गया। वाइटल का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइटल, वाइटल रेफर्स टू इम्पॉर्टेंट। तो रिसोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज अच्छी ज़िंदगी जीने उसके लिए भी रिसोर्सेज मतलब इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री ऑफ नेचर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब देखो, सबसे पहले क्या देगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब लोग अपनी लालच को पूरा करने के लिए, जैसे इंसान है, इंसान की कभी भी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, इंसान की ज़रूरतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इंसान अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म करना। देन हमें दे रखा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मीन्स रिच एंड पुअर। तो आई वुड से एक्यूमुलेट होता है मतलब कोई चीज़ है इकट्ठी हो गई, तो ये बोलता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, यानी कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। मतलब जैसे मैं बात करूँ सोना, सोना भी रिसोर्स है ना। सोना मीन्स गोल्ड, है ना। तो गोल्ड भी एक टाइप का रिसोर्स है। अमीरों के पास ज़्यादा इकट्ठा हो गया, गरीबों के पास कम इकट्ठा हो गया। तो यही बोला है कि रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा चले गए, कुछ लोगों के हाथ में कम चले गए। तो हैव और हैव नोट मतलब कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। रिच और पुअर भी यही बता रखा है। देन हमें पॉइंट दिया है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सच हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जैसे लोग क्या हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, बर्बाद ख़त्म करे जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबली इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। हमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी। ओके, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम असेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट इज़ इन डेंजर। यहाँ पे बोला गया है, अगर ये रिसोर्सेज डिप्लीशन कुछ लोग, फ्यू इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे लोग नहीं है, कंट्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है अगर ये रिसोर्स डिप्लीशन चालू ही रहा है ऐसे, तो इन फ्यूचर हमारा प्लैनेट है जो अर्थ है ये डेंजर में है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। Sustainable existence is a component of sustainable development. So what is the component of sustainable development? So I would say sustainable existence is a component of sustainable development.
ओके। तो अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है क्या होता है ना, 6th क्लास से सिखाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो होता है रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज की कमी फील ना हो और आने वाले टाइम पे भी रिसोर्सेज कम ना पड़े, है ना। तो मतलब खुद की नीड्स भी पूरी करना और आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना। तो ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी डेवलपमेंट करो बट ऐसे करो कि एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना पहुँचे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर तुम आज डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। देन वी हैव अ समिट, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो देखो आई वुड से ये जो मतलब रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट आपको दी हुई है ना, ये कोई मतलब रियो दी जेनेरियो इज़ अ प्लेस इन अ ब्राज़ील, ओके। तो ब्राज़ील में रियो दी जेनेरियो एक जगह है। 1992 में एक समिट हुई जब मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। तो 100 आई वुड से 100 से भी ज़्यादा कंट्री के हेड क्या हुआ था, ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में मिले थे। चाय कॉफ़ी पीने नहीं मिले वो फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसमें हमने बेसिकली जो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्राइसिस मान लो, ग्लोबल वार्मिंग मान लो, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मान लो, इन सब से रिलेटेड सबने बात करी थी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आज भारत में रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह अगर यूज़ करे जा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ भारत में नहीं, उसका इफ़ेक्ट पूरी अर्थ पे पड़ने वाला है, ओके। सो इसीलिए 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने रियो दी जेनेरियो में एक समिट करी थी। तो द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल पर क्या करनी है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी करना है साथ साथ। तो द assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो अब आई वुड से रियो दी जेनेरियो जो है ये, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने एक आई वुड से एजेंडा 21 अपनाया। क्या अपनाया? एजेंडा 21 आई वुड से 21 रेफर्स टू द 21st सेंचुरी, ओके। 21st सेंचुरी, ठीक है। और एजेंडा यानी दिस इज़ आवर एम, मैं कह सकती हूँ एजेंडा का मतलब होता है एम या कोई गोल, कि हमें मतलब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने हैं ग्लोबली लेवल पे। तो ये हमने एजेंडा 21 में किया। तो अब हम एजेंडा 21 पढ़ते हैं। is the declaration signed by world leader in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development UNCED। तो UNCED आई वुड से रियो दी जेनेरियो में जो समिट हुई थी, इसी में हमने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। तो अब एजेंडा 21 पढ़ रहे हैं। तो एजेंडा 21 इस कॉन्फ्रेंस के अंडर साइन करी गई थी 1992 में, ठीक है, विच टुक प्लेस एट रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. This is the main line, I would say. ये हाईलाइट कर लो। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है। वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। देखो अब हमने ये जो रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट नहीं कह सकते, हमने जो सबमिट करी, अब हमने इसमें एजेंडा 21 बना लिया कि हमें अपने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं। बट अगर मैं भारत की कंडीशन देखूँ तो भारत की कंडीशन अलग है, अगर मैं जापान की कंडीशन देखूँ तो जापान की कंडीशन अलग है। हर कंट्री ने अपना अपना एजेंडा अपनाया। मतलब इसमें बोला गया हर कंट्री को कि आप सब मतलब इन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली सब ने मिलके। अब कॉन्फ्रेंस तो ग्लोबल लेवल पे हो रही थी, अब उनके नेशंस के अंदर क्या चल रहा है वो उन लीडर को पता है। तो इनको बोला गया कि आप अपने नेशन के अकॉर्डिंग एजेंडा 21 क्रिएट करो, अपने अपने नेशंस का सब। तो इस लाइन का मतलब यही है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21।
तो आगे हमें दे रखा है रिसोर्स प्लानिंग। अब मैं जैसे बोल दूँ, रिसोर्स प्लानिंग में हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज को प्लानिंग से कैसे यूज़ करा जाए प्रॉपरली। ये नहीं कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करके हम उसको जल्दी से ख़त्म कर दें, तो ऐसा नहीं करना। तो वी वुड डिस्कस अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जूडियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. These are regions which are rich in certain type of resource but are deficient in other resources. ओके, देखो यहाँ से देखो, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। यहाँ पे बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट मिले जाते हैं, मतलब कोयल्स की और मिनरल्स की। अगर हम माइनिंग करना चाहते हैं तो हमें इन स्टेट्स में करनी चाहिए। कौन से में? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हैव अबंडेंस ऑफ वाटर डेवलपमेंट, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। अरुणाचल प्रदेश हमारे क्या पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और ऐसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है? सोलर और विंड एनर्जी बहुत हमें मिल सकती है, बट यहाँ पे क्या होता है? लैक इन वाटर रिसोर्स, यहाँ पे पानी की कमी है। सो द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख हमारा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में सबसे ऊपर पड़ता है ना। तो लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख बाकी मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड है, अलग मतलब अलग है। और उनकी इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, उनका अलग से एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। यहाँ पे पानी की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं बना हुआ, और यहाँ पे मिनरल्स की भी काफ़ी मिनरल्स ऐसे जिनकी कमी है। तो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब हमें इंडिया कंडीशन पता लग गई है कि राजस्थान में अगर विंड एनर्जी है तो पानी नहीं है, लद्दाख में ऐसे ही है, लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, मिनरल्स नहीं है, लेकिन वहाँ का हेरिटेज कल्चर बहुत अच्छा है। तो ये हमने हमारे मतलब इंडिया के बारे में पढ़ा, हम बोल सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया इंडिया में कौन से स्टेट में क्या है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए, था ना? रिसोर्सेज प्लानिंग में भी, हाँ, तो रिसोर्सेज प्लानिंग था ना। तो दिस इज़ द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो ऐसे हमें प्लान करना चाहिए रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कि कौन सी स्टेट में किस चीज़ की कमी है, तो वहाँ पे उस चीज़ की कमी को डेफिशिट पूरा करा जाए। वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में अब एक्चुअली कैसे प्लानिंग होती है वो पढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स एंड द कंट्री, of the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimations and measurement of the resources. Second step is evolving a planning structure and with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. Third point is matching the resource development plan with overall national development plans. यहाँ पे बोला है कि अगर हमें इंडिया में कोई भी रिसोर्सेज के बारे में प्लान करना है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं। ओके, जैसे सपोज़ मेरे को माइनिंग करनी है, तो फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही तो आएगा मैं किस चीज़ की माइनिंग करूँ, राइट? तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टाइप की प्लानिंग मेरे को करनी है, मतलब कौन से टाइप की माइनिंग मेरे को करनी है। तो जैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मतलब कोयले की वो करनी है, खुदाई, कोयला मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? आइडेंटिफाई एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मैं सर्वे करूँगी और मैप करूँगी। मैपिंग मतलब होता है मैप के थ्रू मैं पता लगाऊंगी कौन से एरिया में कोयल ज़्यादा मतलब मिल रहा है। अब मैं मैप के थ्रू जैसे मैंने पता लगा लिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जहाँ पे मेरे को कोयला मिल सकता है, राइट? तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? द सेकंड स्टेप इज़ बिल्डिंग ये देखो, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन डो विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो मेरा सेकंड स्टेप होगा कि मैं एक स्ट्रक्चर बिल्ड करूँगी, मतलब मैं अब स्ट्रक्चर बिल्ड करूँगी कि मैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी स्किल्स मतलब इसमें लगाऊँ माइनिंग करने के लिए, मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए कोयल की माइनिंग के लिए, तो मेरे को ये प्लान करना पड़ेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज़ मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट। मतलब अब मैं मैच करूँगी कि मेरा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है जो मैंने एक्चुअली क्रिएट किया है, क्या वो नेशनल डेवलपमेंट से मैच कर रहा है, मतलब उसके साथ साथ देश का विकास हो रहा है, कहीं मेरी माइनिंग के चक्कर में देश का तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा।
कई रिसोर्सेज का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसे हमें एग्जैक्ट मैच करना पड़ता है लास्ट पॉइंट। पर अफ्रीका और जापान है, जैसे अफ्रीका में अगर हम बात करें, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा, मतलब आई वुड से अबेंडेंट इन क्वालिटी रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? और ये बताऊँगी। ऐसे जापान की बात करें तो जापान में रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जापान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि जापान के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कि सारे रिसोर्सेज को कवर कर लेता है। दैट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जापान में जो लोग रह रहे हैं वो, उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं भले ही लिमिटेड है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के अनुसार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं, तो वो उस दिमाग से यूज़ कर रहे हैं उसको, रिसोर्सेज को। तो डेट्स वाई ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से जापान में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। तो अफ्रीका में रिसोर्सेज होने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिकली कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैंने आपको ये 3 पॉइंट बता दिया अच्छे से, इवॉल्विंग, प्लानिंग, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब इंडिया हैज़ मेड सर्टेन एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान सबको पता होगा, आई होप। 5 ईयर प्लान जो है, मतलब उसमें हमारा इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम ये करेंगे एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में हम ये करेंगे। तो ऐसे ऐसे 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। रिसोर्सेज का होना किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे यही बता रखा है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। दे रखा है द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। बेसिकली मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीड करना, ठीक है। या पहले रीड करते हैं, चलो पहले रीड करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील द रिच रिसोर्स इन कॉलोनी वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन? आई वुड से द मीनिंग ऑफ दैट लाइन इज़, एक टाइम था तब इंडिया क्या था, सोने की चिड़िया थी। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे उस टाइम पे। आज के टाइम पे गोल्ड को भी एक रिसोर्स माना गया है, तो गोल्ड उस टाइम पे बहुत था, इस वजह से उस टाइम को हम सोने की चिड़िया बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया है जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स हम बोल सकते हैं जो बाहर के देश के लोग हैं, जैसे ब्रिटेन मान लो, ब्रिटिशर्स मान लो, जो हमारे इंडिया में आए थे, वो फॉरेनर्स है सर, है ना। तो फॉरेनर किस चीज़ को देख के अट्रैक्ट होते हैं? रिच रिसोर्सेज को देख के। अब इंडिया में रिसोर्सेज बहुत रिच थे, है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। तो फॉरेन इन्वेडर्स यानी ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हुए रिसोर्सेज की वजह से, जो कि हमारे इंडिया में था। तो आई वुड से डैट इज़ द एक्चुअली रीज़न वाई द फॉरेन इन्वेडर कम इन द इंडिया. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colony. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development, in particular, does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. अभी मैंने आपको बताया ये सब कि मतलब कैसे फॉरेनर्स आए भारत में, राज करके गए, क्यों आए थे, रिसोर्सेज की वजह से आए। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंजर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सेव करना, प्रिजर्व करना, राइट। कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन। व्हाट इज़ द प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स सेविंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज को सेव करो और आने वाले जनरेशन के लिए बचाओ। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या है? बहुत ज़रूरी है कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए। अगर आपको घर बनाना है उसके लिए आपको लैंड चाहिए, अगर आपको पानी पीना है उसके लिए आपको वाटर चाहिए। वाटर इज़ ऑल्सो रिसोर्स, है ना। तो कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखो इसका मतलब है इरेशनल कंजम्पशन। कौन बताएगा इरेशनल कंजम्पशन क्या होता है? कोई भी चीज़ रेशियो के थ्रू होती है। मतलब आई वुड से आई वांट 3 रेशियो मिल्क एंड 1 रेशियो वाटर। तो मेरे को पता है वो एंड में उसका क्या, मेरे को पता है 4 रेशियो मेरे को वाटर दोनों मिलकर बन जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है इरेशनल कंजम्पशन, यानी बिना किसी रेशियो के लोग जो है कंज्यूम करे जा रहे हैं रिसोर्सेज को। मतलब हिसाब से कंज्यूम नहीं कर रहे, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तुम तो उसको एटलीस्ट हिसाब से करो कि मेरे को कितनी चीज़ की ज़रूरत है और मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ओवर यूटिलाइजेशन का भी मतलब सेम होता है, एग्जैक्ट मीनिंग है, मतलब ज़्यादा यूटिलाइज़ करना जितना तुम्हें ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो इस वजह से क्या हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दिस हैज़ बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर एंड थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी आ गए हमारे, वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स, देयर इज़ इनफ एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। मतलब लोगों की ज़रूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन लोगों की लालच के लिए कभी कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती। मतलब इंसान की लालच कभी नहीं भरती, उसको जितना मिलता है उसके लिए उतना कम है। तो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कोज फॉर रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका मानना था कि ये जो लालच है और ये जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय के बारे में नहीं सोच रहे, आगे आने वाले लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई वुड से मास प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी का जैसे मैं बोलूँ कोई कंपनी है, आई वुड से कोई फैक्ट्री है। अब कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई सामान बन रहा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेचर कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हो ही रहा है। मतलब वहाँ से पोल्यूशन भी निकलता होगा फैक्ट्री से, वहाँ पे लैंड का भी यूज़ करा गया होगा। अगर फैक्ट्री उन्होंने लगाई है तो ज़मीन पे ही लगाई होगी, फिर आसमान में तो बनेगी नहीं। तो बहुत बड़ी ज़मीन, लैंड रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, नेचर हमारा ख़राब हो रहा है, राइट। और उस ज़मीन की फर्टिलिटी जा रही है। तो इन सब रीजन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन यानी डिप्लीट होना, ख़त्म होना बिल्कुल। तो ही वॉज अगेंस्ट, ही कौन है यहाँ पे, ही यूज फॉर गांधी जी, अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से अगेंस्ट है महात्मा गांधी। उनका मानना था कि हमें SSI यानी आई वुड से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और मास प्रोडक्शन को अवॉइड करना चाहिए। गांधी जी खुद भी चरखा चलाते थे, तो वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते थे। उनका मानना नहीं था, वो मास प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करते थे, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक। अब हमें यहाँ कुछ पैराग्राफ दे रखा है, देखो इसमें से मैं आपको बताऊं कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पैराग्राफ में से, क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट स्किप मत करना, कहीं अभी स्किप कर दो वीडियो को तो नहीं, स्किप नहीं करना, समझ के जाओ, समझना इंपॉर्टेंट है, आएगा नहीं पेपर में, आई वुड गारंटी दिस। तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने एक रिसोर्स कंजर्वेशन पे क्या करी, इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग करी। ऐसे ही 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमेचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। शूमेचर है, उनकी एक बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें गांधी जी की फ़िलासफ़ी क्या की गई है, प्रेजेंट की गई है। यानी गांधी जी के जो भी थॉट्स थे, पॉइंट ऑफ व्यू था, उन सबको स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बुक में लिखा गया है शूमेचर के थ्रू 1974 में, ठीक है। तो आगे बता रखा है द सेमिनल contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ऐसे ये कमीशन रिपोर्ट बनी है, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इसमें कंसेप्ट लिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एडवोकेटेड एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, किसमें, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। देन वी हैव अनदर बुक, तो बोला गया है आवर कॉमन फ्यूचर, ओके। इस रिपोर्ट के थ्रू एक बुक लिखी गई थी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें ये मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन लिखा गया, ठीक है। अब अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चैप्टर में एक्सप्लेन भी की गई हुई है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो पढ़ के जाना, या तो रियो दी जेनेरियो के ऊपर आएगा या फिर एजेंडा 21 के ऊपर आएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि आपके चैप्टर में 2 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। किस किस को आधा मैंने बताया था, तो उन रिसोर्सेज के जल्दी से आप कमेंट करो। वन इज़ लैंड रिसोर्स एंड द अनदर वन इज सॉइल रिसोर्स। लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। हम पृथ्वी पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कौन कौन बताएगा मेरे को, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारे काम जिनके थ्रू हमें पैसे मिलते हो, तो उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम पैसे कमाने के लिए पृथ्वी पे काम करते हैं, इस ज़मीन पे काम करते हैं, राइट। तो यही बोला गया, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड।
and we use it in different way. Thus land is a natural resource of utmost importance. अब लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ठीक है, तो ये सब टारगेट लैंड के बारे में बेसिक बात है कि ये सपोर्ट करता है किसको, ह्यूमन लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ये सबको पता है कि पृथ्वी पे क्या क्या काम हो रहा है, ज़मीन पे क्या क्या काम हो रहा है ना. अब देखो, लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. ये मैं समझाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट तो पता होगा है ना. ऐसे होता है इनफाइनाइट, ऐसे होता है मतलब अगर मैं जैसे मान लो यहाँ हूँ, अब ये यहाँ मतलब ऐसे घूमता ही रहेगा, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो वो इनफाइनाइट होती है ना. तो अब इसका अपोजिट है फाइनाइट. जो चीज़ ख़त्म हो सकती है वो फाइनाइट होता है. ठीक है, जो चीज़ ख़त्म हो सकती है वो फाइनाइट होता है. तो यहाँ पे यही बोला गया कि लैंड इज़ एन एसेट. लैंड एक एसेट है जो कि फाइनाइट है, यानी लिमिटेड है. अब पृथ्वी सबको पता है यार, हमारे पास ज़मीन भी मतलब अनलिमिटेड ज़मीन नहीं है. ना कि ज़मीन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि ज़मीन दोबारा बन जाएगी. नहीं ब्रो, ज़मीन दोबारा नहीं बनने वाली. ज़मीन जो है वो ये भगवान ने जो दिया वो ही है हमारे पास. देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दी, ये लाइन पढ़ लेती हूँ फिर आगे डायग्राम समझाऊँगी. यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग. तो हमें लैंड को मतलब वेरियस पर्पसेस से ध्यान से प्लान करके यूज़ करना चाहिए, ये बता के. अब ये डायग्राम देखो, तो अब ये डायग्राम देखो है ना, ये डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा. ये हमारा प्लेन एरिया है. प्लेन्स एरिया मतलब जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में है वो कितना है, 43%. इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है. देन वी हैव 30% माउंटेन. 30% हमारे भारत में माउंटेन्स हैं. देन 27% हमारे पास प्लेट्यूज है जिनमें से लावा फॉर्म होते हैं. प्लेट्यू ऐसे टाइप के होते हैं. तो स्टार्ट करें चैप्टर, आगे पढ़ना. इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. यही बता रखा है. देखो अभी मैंने आपको बताया 43% ऑफ द लैंड एरिया इस प्लेन एरिया जो फ्लैट सरफेस है, जो कि किसके लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जा रहा है मोस्टली. तो माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. माउंटेन्स 30% है जिनमें से कुछ रिवर्स फ्लो होती है, टूरिज़्म वगैरह में काम आ जाते हैं कुछ. तो 27% ऑफ द प्लेट्यू विच हैज़ रिच रिजर्व इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. ओके, अब हमारे पास है लैंड यूटिलाइजेशन. जैसे अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्व का मतलब होता है प्रिजर्व करना, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना. तो यूटिलाइजेशन भी वही होता है. ये वर्ड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, यूटिलाइजेशन एवरीथिंग इज सेम, नॉट इन अ टू मच डिफरेंस इन बिटवीन दैम. तो लैंड यूटिलाइजेशन मतलब लैंड यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइज करनी है हमें, हमारी ज़मीन बचानी है. किससे, सरकार से नहीं, हमें सरकार से हमारी ज़मीन नहीं बचानी भैया, हमें खुद को बचानी है हमारी ज़मीन. हम ही लोगों से हम ज़मीन खराब करे जा रहे हैं. तो यूज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. अब हम ज़मीन किन किन पर्पस से यूज़ कर रहे हैं ये पढ़ते हैं. सबसे पहले फॉरेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन यूज़ हो रही है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वो ज़मीन जिनमें हम खेती नहीं कर रहे. तो वो ज़मीन एक तरह से मतलब ऐसे ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं ज़मीन को. ठीक है, तो वो ज़मीन जो हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे. देन वी हैव अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. तो अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब आई वुड से, जैसे इसमें पढ़ते हैं बोले, परमानेंट पेस्टेंट ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग लैंड किसको पता है, ग्रेजिंग लैंड क्या होता है. देखो, ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है वो ज़मीन जिस पे तुम खेती भी नहीं कर रहे और वो ज़मीन तुम भेड़ बकरियों के लिए छोड़ रहे हो. मतलब भेड़ बकरी आके उस ज़मीन पे चारा खा रही है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग. अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव नॉट इंक्लूडेड इन नॉट सोन एरिया. नेट सोन एरिया. अब नेट सोन एरिया क्या होता है, जहाँ हम खेती कर रहे होते हैं ना, वो एरिया जहाँ खेती हो रही है वो एरिया होता है नेट सोन एरिया. साल में एक बार खेती हो रही है, यानी एक क्रॉप उगती हो एक साल में, तो उसको हम नेट सोन एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें नेट सोन एरिया इंक्लूड नहीं है. तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स. फैलो लैंड, सॉरी. तो फैलो लैंड में बता रहा है करंट फैलो लेफ्ट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर. ये पढ़ते हैं जिसमें देखो करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो एक साल से ऐसी पड़े है जिस पे कुछ भी नहीं उगाया जा रहा, मतलब ऐसी छोड़ रखी है. जैसे मैं बताती हूँ, सरसों उगानी होती है तो सरसों के लिए कुछ टाइम के लिए खेत को खाली रखना पड़ता है, तो वो ज़मीन होती है करंट फैलो लैंड.
ठीक है। तो ऐसी क्रॉप जो 1 साल या 1 साल से कम हो गए, उनको ज़मीन को खाली पड़े हुए, वो होते हैं करंट फैलो। और अदर देन करंट फैलो, जिसको 1 से 5 साल हो गए खाली पड़े पड़े, जिस पे कोई क्रॉप नहीं उगाई जा रही, वो होती है अदर देन करंट फैलो। नेट सोन एरिया में बता चुकी हूँ आपको, जहाँ साल में एक बार खेती हो रही है, ठीक है। तो एरिया शोन बता रखा है यहाँ पे, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जा रही है साल के अंदर। एक से ज़्यादा क्रॉप मतलब कभी चाय उग रही है, कभी गेहूँ उग रहा है, कभी आई वुड से बाजरा उग रहा है एक साल के अंदर, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स होते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। आपको बता रहा है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी भारत में कैसे कैसे ज़मीनों को यूज़ करा जा रहा है। तो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कभी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ऑफ कोर्स उन सब चीज़ों का भी ज़मीन पे फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही कुछ दूसरा फैक्टर हम देखें तो वो ह्यूमन फैक्टर है। इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़मीन उतनी की उतनी है, तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर ट्रेडिशंस, तो इन सब वजह से हमारे लैंड में प्रॉब्लम आ रही है, यानी रिसोर्सेज की कमी हो रही है। अब यहाँ कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये देखो सब, ये है 1960 से 1961, ये है 2019 से 20 का डेटा। तो 1960 तो बहुत पहले था, तब हमारे पास फॉरेस्ट एरिया 18.1 था, 11 था सॉरी। और अगर अब की बात करें तो अब हमारे पास 23.41 है। अभी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है इतने सालों में। ऐसे ही कुछ बता रखा है। 45% है वो एरिया नेट सोन एरिया, जहाँ एक साल में एक क्रॉप उग रही है। आज भी ऐसे ही है नेट सोन एरिया। तो ऐसे ही बता रखा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रॉप है, देख लेना ध्यान से। आगे चलते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द लैंड यूज रिपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द असम हैज नॉट बीन डन फुली। सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना आल्सो हैव नॉट बीन सर्वेड। ओके, जम्मू कश्मीर है उसका कुछ एरिया जो है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया। असम है वो भी पूरी तरह से नहीं है। जियोग्राफिकल एरिया में से 93% जियोग्राफिकल एरिया जो लैंड के पास है, लैंड के लिए अवेलेबल है वुड से, ठीक है। तो द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर इज ऑल्सो डिक्रीज। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर बताने में बता सकती हूँ, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। इस पर बोला है कि हमारे पास हाउ वी आर एबल टू फीड, जैसे यूज़ कैटल मतलब मैं बोल सकती हूँ भेड़ बकरी इंसान चलाता है गाँव में। तो जो भेड़ बकरी चला रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम इनको मतलब कैसे फीड कराएंगे, इनको कैसे खाना देंगे। ये जो ज़मीन है, अगर ये हम फीड ना करें ज़मीन के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिज़ल्ट परिणाम होगा। ये देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट सोन एरिया की बात करें जहाँ एक साल में एक क्रॉप उगाई जा रही है, तो इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 80% एरिया नेट सोन एरिया के लिए रखा गया है, यानी यहाँ पे 80% एरिया है ऐसा जहाँ पे साल में एक बार एक क्रॉप उगाई जाती है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड ये सब आइलैंड है, यहाँ पे 10% से भी कम ऐसा एरिया है जहाँ नेट सोन एरिया उगता हो। तो सबका इंडिया में भी अलग अलग वो है नंबर्स। तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। हमने हमारी एक पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसमें हमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू इंडिया जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, या फिर वी वुड से अकॉर्डिंग टू इंडिया जियोग्राफिकल एरिया, तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, इंडिया की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास 33% एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है। किसके अंडर बोला गया? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर बोला गया। तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि
It is minimum requirement. 33% is not the maximum point of view. 33% I would say it is the minimum requirement for ecological balance maintaining. अगर आपको इंडिया में बैलेंस मेंटेन करना इकोलॉजिकली, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बाढ़ आ रही कहीं सूखा पड़ रहा है, ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपके पास इंडिया में 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए, तभी हम इकोलॉजिकल बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। फॉरेस्ट 33% तो बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत कम है फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इट वॉज कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये लिखा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल who live on the fringes of this forest depend upon it. A part of the land is termed as wasteland and a land to other non-agriculture uses. Wasteland include rocky, arid and desert area and land put to non-agriculture uses include settlement, road area. अब इसमें बोला गया कि जो हमारी लैंड एरिया है, उस सपोज हमारे पास 55% लैंड एरिया है, तो इसमें से क्या है, इसमें से कुछ एरिया रॉकी एरिया है जहाँ बड़े बड़े पत्थरों से भरी पड़ी है चट्टानें ज़मीनें, कुछ एरिड एरिया जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, ऐसी ज़मीन का भी कोई काम नहीं है, कुछ डेजर्ट एरिया है, बड़े बड़े टीले हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन्होंने जगह घेर ली लैंड एरिया की, और कुछ हमारे पास लास्ट में जो ज़मीन बची उस पर ब्रिजेस बन गए, रेलवे बन गई, इंडस्ट्री बन गई, सेटलमेंट्स हो गए, लोग बस गए, है ना। तो 55% लैंड एरिया तो ऐसे ही कवर्ड हो गया। तो यही हमें यहाँ पे इधर बताया गया है। देखो ये दिख रहा है, वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it is result in land degradation. अब यहाँ पे बोला है कि अगर कंटिन्यूसली लैंड का लंबे समय तक इसी तरह से बिना किसी मतलब मेजर लिए इसी तरह से यूज़ होता रहा तो जल्दी से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा. अब लैंड डिग्रेडेशन पता है क्या होता है? डैमेजिंग द लैंड, यानी हमारी ज़मीन का ख़राब होना. ज़मीन कुछ कारणों से ख़राब हो रही है, उस पर तुम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, ख़राब हो रही है वो, उसकी सारी फर्टिलिटी जो आ रही है लैंड की. ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? लास्ट में लैंड डिग्रेडेशन ही इसका रिज़ल्ट बनेगा. अभी बताऊँ क्या हुआ? अभी मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, मैंने बता रही हूँ, मैं लैंड डिग्रेडेशन पूरा पढ़ चुकी थी और अभी मैं यहाँ पहुँच गई थी लैंड कंजर्वेशन. अभी मैंने ध्यान दिया मेरी वीडियो बंद रिकॉर्ड नहीं हो रही थी. ठीक है, मतलब पूरा मैं पढ़ा चुकी है एक टॉपिक एंड देन आई सी दैट वीडियो इज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड. मेरे को दोबारा पढ़ाना है. चलो कोई नहीं, पढ़ा भी देंगे. तो देखो आगे पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है. बिना टाइम वेस्ट करे मैं बताती हूँ. यहाँ पे देखो बता रखा है ये 95% जो है बेसिक नीड, जैसे खाना, पानी, मकान, ये सब चीज़ें लैंड के थ्रू फुलफ़िल होती है इंसान की. यानी इंसान जो है अपना रहना, खाना, पीना सब चीज़ लैंड के बेसिस पे कर पा रहा है. जैसे फूड की बात करें तो जैसे चीज़ें खाने की वो पेड़ों में उगती है, पेड़ ज़मीन में उगाए जाते हैं, राइट. कपड़े हैं, क्लॉथ्स हो गए, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें भी पेड़ में उगती हैं. तो पेड़ का है, ज़मीन में है. ऐसे अगर हम छत की बात करें, रहने के लिए छत चाहिए, लैंड पे तो बनेगा ना. तो ये सब चीज़ें हमें अराउंड 95% चीज़ें लैंड से मिलती हैं. अभी इसमें क्या बोला गया है देखो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डेफोरेस्टेशन यहाँ पे है. ह्यूमन एक्टिविटी जैसे यार क्या हो रहा है, फ़ैन ही नहीं चल रहा, पता नहीं. ठीक है, तो यहाँ बता रखा है जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, जैसे डेफोरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब चीज़ों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है. इनमें हमें बताया गया देखो, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन सब जगहों पे क्या हो रहा है, माइनिंग करी जा रही है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कोयल वगैरह मिलते हैं, है ना. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है. अब माइनिंग करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो जंगल है ना उनको काट रहे हैं. अब जंगल है, जंगल में पेड़ काट रहे हैं, देन पेड़ काट के वो लैंड जो आ रही है उस लैंड को एक खोद रहे हैं. खोदने के बाद सबसे बड़ी इनकी महान हस्ती होगी वो देखो, ये देखो लिखा है ना, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ कम्प्लीट, लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग. मतलब उस ज़मीन को तुम खोद रहे हो एटलीस्ट माइनिंग के लिए, उसको दोबारा तो भरो उस गड्ढे को. उस गड्ढे को दोबारा नहीं भरते, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, वो गड्ढा ऐसे ही खुदा रह जाता है पूरा का पूरा, और इस वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी चली जाती है पूरी. ऐसे ही हमें बता रखा है
ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी ये गाय भैंस पालते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चारा खिला देते हैं, जिस वजह से ज़मीन में से गाय भैंस मुंह से ऐसे खींचती है चारा, तो ज़मीन में से ऐसे एकदम से कुछ चीज़ बाहर आ रही है, तो उस असर पड़ता है। तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण ये भी है। अब यहाँ पे उतर के पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा होंगे, जैसे क्रॉप उगाई जाती है, तो क्रॉप उगा रहे हैं, तब यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जाता है क्रॉप्स में, जिसकी वजह से जो क्रॉप है, मिट्टी है, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी सैलिनिटी आई वुड से सॉल्टीनेस, तो पानी थोड़ा नमकीन सा मतलब हो जाता है, मिट्टी थोड़ी नमकीन सी हो जाती है। एल्कलिनिटी होता है न्यूट्रिएंट्स का ख़त्म हो जाना। तो ये सब कुछ रीजंस है और ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। देन हमें यहाँ दे रखा है, देखो, इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। ये मैं देखो, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है। सपोज दिस इज़ योर लैंड, ठीक है, ये ज़मीन है, इस पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के पत्थर हैं। अब ऐसे बारिश आ रही है, अब ऐसे बारिश आ रही है ज़मीन पे, ऊपर से, है ना, बारिश आ रही है। अब नीचे क्या है, नीचे हमारी ज़मीन है, ऑफ कोर्स मिट्टी वगैरह है ना, लैंड एरिया है। तो अब ऊपर जो ये पत्थर है ना, इनकी वजह से ये पानी यहाँ तक कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मिट्टी में फर्टिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है फर्टिलिटी, है ना, कम है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब पिछले कुछ सालों से अगर हम नोटिस करें तो इंडस्ट्रीज़ एफ्लुएंट यानी इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्रियाँ बनाई जा रही है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी यहाँ से यहाँ तक हम क्या पढ़ेंगे, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ये है लैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो ये पढ़ेंगे आप। अब देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी अगर तुम्हारी ज़मीन ख़राब हो गई है तो इसको हम कैसे सेव करें। तो इसमें देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। एक बार रीड कर लीजिए तो मैं बताऊँगी। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थॉर्नी ब्यूशेस एंड सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। Proper management of wasteland, control of mining activity, proper discharge and disposal of industrial effluent and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. Forestation, deforestation पता है आपको क्या होता है, जंगलों को काट देना। तो एफोरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना, मामा अर्थ नहीं है ना, पर पेड़ लगाने हैं हमें, ओके। तो एफोरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना। अगर हमारी मिट्टी कमज़ोर है तो उसमें दोबारा पेड़ लगा दो। एफोरेस्टेशन से क्या होता है, लैंड कंजर्व हो जाएगा हमारा। अब सेकंड स्टेप देखो तो कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, यानी अगर हम माइनिंग कम कर दें। अब हमें पता है कोयल पेट्रोलियम हमारे लिए ज़रूरी है, माइनिंग करना भी ज़रूरी है, बट तुम उन गड्ढों को नहीं भरोगे, उनको खाली छोड़ोगे, ये तो गलत है ना। एटलीस्ट ये काम तो पूरा करो अपना। तुम माइनिंग कर रहे हो तो तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो तो पूरा करो, और माइनिंग कर भी रहे हो तो लिमिट में रह के करो ना। ये थोड़ी तुम सारा दिन सारी रात सारे सालें माइनिंग में बिताओगे, नहीं ना, इतनी भी ज़मीन नहीं है हमारे पास। तो माइनिंग करो लेकिन कंट्रोल में रह के करो। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्री एंड ग्रोइंग ऑफ थॉर्नी बुशेस कैन स्टेबलाइज सैंड ड्यून एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। अब व्हाट इज़ द शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जैसे ये है पेड़ नहीं, ये जैसे मान लो किसी का खेत है, खेतों में क्या होता है, चारों तरफ ऐसे ऐसे पेड़ उगा दिए जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे पेड़ उगा दिए, सपोज झाड़ियाँ उगा दी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ चारों तरफ ऐसे झाड़ियाँ उगा दी जाएगी। अब बीच में जो मिट्टी है, बीच में ये मिट्टी है, क्या होगी, जैसे हवा आती है ना तो मिट्टी उड़ती है, तो मिट्टी उड़ने से भी मिट्टी पे फ़र्क पड़ता है, यानी सारी मिट्टी यूँ उड़ के ऐसे के ऐसे उस तरफ चल जाएगी। तो इससे भी ज़मीन में दिक्कत आती है, ज़मीन एक ही उसमें नहीं रह पाती, लाइन में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये पेड़ क्या करते हैं, ये पेड़ सेव करते हैं हवा से इन मिट्टी को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो हम शेल्टर बेल्ट्स भी कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमारी बुक में ऐसे बता रखा है, अगर तुम चाहो तो एक्स्ट्रा स्टेप भी लिख सकते हो, जैसे कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, क्वेरिंग, तो इन सब पे भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो ये सब तुम अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें दे रखा है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल के बारे में पढ़ेगा, मिट्टी भी एक रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स स्टार्ट हो गया। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड
सोल्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ अ प्लांट ग्रो करते हैं, इसमें भी मिट्टी का ही हाथ होता है। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। लिविंग सिस्टम है, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। अब देखो, सॉइल एक रिन्यूएबल सोर्स है। कोई जानवर की डेथ हुई, इंसान की डेथ हुई, तो ये सब मिट्टी में ही मतलब रिन्यू हो जाएंगे दोबारा, है ना, तो मिट्टी बन जाएगी। लेकिन प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितने में तुम मिट्टी बचाओगे ना, उतने में इतनी सी मिट्टी तुम्हें मिलेगी सालों बाद, मिलियन सालों बाद। तो मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। देखो, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो अब आगे बता रखा है, ये देखो, ओके, ये कुछ रॉक वगैरह बता रखे हैं, इस पे ध्यान रख दो। आगे चलते हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रेन, जैसे टेम्परेचर बदल रहा है मिट्टी में, वजह से बारिश हो रही है तो मिट्टी गीली होगी, सूखा पड़ रहा है, बारिश सूख जाएगी, मिट्टी सूख जाएगी। तो ऑफकोर्स टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पर। अब एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, अब पानी है, जैसे मान लो ऊपर कहीं पहाड़ है, वहाँ से नदी बह के आ रही है, तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी ले जाएगी, इससे भी मिट्टी पे इफेक्ट पड़ता है, मिट्टी बेचारी ख़राब हो जाती है। विंड एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर भी बहते हैं तो अपने साथ साथ मिट्टी को भी ले जाते हैं बेचारी को। एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोज एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द soil are equally important. Soil also consists of organic, human and inorganic material, ही मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के टाइप। सॉइल के टाइप पढ़ाने से पहले एक चीज़ पढ़ाती हूँ। जैसे ये, रुको, ये ये क्या है? प्लेट्यू है, ये पहाड़ हो गया, और ये सिंपल लैंड हो गई, है ना। अब जैसे ऊपर से नदी बह रही है, तो यहाँ की मिट्टी जमा हो जाएगी इधर आके, ऐसे ही यहाँ नीचे आके मिट्टी जमा हो जाती है ना। क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर तो मतलब बड़े बड़े कंकड़ से रह जाते हैं, मिट्टियाँ नीचे आ जाती है ना। वो सॉइल क्या है? सॉइल इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड, सॉइल लैंड का पार्ट है। अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स डेड होते हैं, रिन्यू होते हैं, लेकिन रिन्यू होने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। ह्यूमन मेक्स सॉइल फर्टाइल, ह्यूमन जो है मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। ये समझ आ गया ना। मैप भी दे रखा होगा, मैप नहीं है क्या? ये रहा, आपको बता रखा कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है। तो पहले सॉइल के पार्ट पढ़ेंगे। वी हैव रीड द सॉइल टाइप। प्यारा सा कलर लगाते हैं, अगेन चटक लगाते। सॉइल जो है हमारी 6 तरह की होती है, 6 टाइप ऑफ सॉइल होती है, 6। एक होती है हमारे पास कौन सी? एल्यूवियल। कौन सी होती है? एल्यूवियल। सेकंड, एक हमारे पास होती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। एक होती है, थर्ड टाइप होता है एरिड सॉइल। एरिड होता है ऐसा एरिया जहाँ बारिश की कमी हो, सूखा एरिया हो। फोर्थ सॉइल की बात करें तो ये होते हैं लैटेराइट सॉइल। क्या होगा? कितनी गंदी राइटिंग है। राइटिंग गंदी नहीं है भाई, फ़ोन में इतना ही लिखा जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ होता है रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। अब और लास्ट पार्ट है हमारी सॉइल्स का, दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। अब चैप्टर पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बता दिया, क्लाइमेट के बेसिस पे करा हुआ है सॉइल का क्लासिफिकेशन, लैंडफॉर्म के बेसिस पे किया हुआ है, तो ये सब बता रहे हैं किस बेस पे करा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें एलुवियल सॉइल मिल जाती है। इनफैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो नदर्न प्लेन्स होता है ना, नदर्न यानी नॉर्थ साइड पे, तो वो एरिया जो है, वो प्लेन्स जो है, वो एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। दिस हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर टर्म, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो 3 नदी है हमारी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वहाँ से बेसिकली आता है ये। तो दिस सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। एक नैरो कॉरिडोर है, अभी मैं मैप में दिखाऊंगी, पहले रीड कर लेते हैं। तो एक नैरो कॉरिडोर है जो राजस्थान, जैसे राजस्थान और गुजरात है, तो उनमें एक नैरो कॉरिडोर जाती है, जिसकी वजह से ये सॉइल जो है वहाँ तक भी एक्सटेंड कर जाती है। देन वी हैव एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी नदी। तो एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलते हैं। हम मैप में देखते हैं कौन सी सॉइल देखनी है, हमें देखनी है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सा कलर है? थोड़ा ग्रीनिश सा शेड है। मैंने बोला नॉर्थ साइड में है ना, ऐसे समझ आएगा तुमको। ऐसे ये हो गया हमारा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, देन ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया
बोला साउथ, अब मैंने बोला नॉर्थ साइड में, तो ये नॉर्थ साइड में पड़ रहा है ना ये। तो देखो ये सारे एरिया में हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। और हमने पढ़ा एक कॉरिडोर है, तो ये रही ये कॉरिडोर, यहाँ से क्या हो रहा है, एलुवियल सॉइल गुजरात में एंटर हो रही है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें एलुवियल सॉइल है, इसमें कुछ सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी हुई है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर समवॉट बिगर इन साइज, बड़ी बड़ी कंकड़ साइज में दिखने लग जाती है। इन द अपर रीचर ऑफ द रिवर वैली, इन नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, द सॉइल्स आर कर्स, सच सॉइल आर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज डुआर्स, चोज एंड तेराई। अब ये बताती हूँ क्या है। देखो ये देखो, सपोज दिस इज़ योर लैंड एरिया, आई वुड से ये माउंटेन बने हुए हैं इस पर, ठीक है। अब नीचे ऐसे कंकड़ पड़े हुए, मैंने बताया छोटे छोटे ऊपर से पत्थर आके गिर जाते हैं, पत्थर नहीं मतलब मिट्टी आके नीचे आती है, बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं। अब जो यहाँ का एरिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डुआर। क्या बोलेंगे, डुआर्स, DUARS, इसको हम बोलेंगे डुआर्स। अब जो वेस्टर्न साइड पे है, थोड़ा यहाँ की साइड पे है, इधर हम बोलेंगे चोज। क्या बोलेंगे, COHS, चोज। देन वी हैव तेराई, यानी ये जो नीचे वाला रीजन होता है, यहाँ का रीजन, इसको हम बोलते हैं तेराई, ठीक है, समझ आ गया। तो ये रीजन होता है तेराई। तो यहाँ पे यही बता रखा है ये, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन सॉइल कैन अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन क्लासिफाई एज। अब एलुवियल सॉइल की बात करें तो मिट्टी की भी उम्र हो रही है भाई। तो मिट्टी भी दो तरह की है, एक तो है पुराने समय की जैसे मिट्टी है पहले के टाइम की, तो उस मिट्टी को हम बोलते हैं बंजर मिट्टी। और जो आज के टाइम में न्यू एलुवियल सॉइल है ना, उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो द बंजर सॉइल हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, जो बंजर मिट्टी है, जो पहले के टाइम की मिट्टी है, उसमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। नोड्यूल्स दैन द कदर, ठीक है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बंजर। और जो दूसरे वाले हमारे पास खादर मिट्टी है, उसके पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा मोटे कंकड़ भी नहीं होते उसमें। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। दालें उगती है, चावल उगते हैं, गेहूँ उगते हैं, गन्ना उगता है ना। चीज़ों के उगने के लिए हम एलुवियल सॉइल का यूज़ करते हैं। एलुवियल सॉइल में हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड हमें लाइम मिलता है, लाइम, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये उग पाता है। अब आगे पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की हिस्ट्री क्या होती है। ब्लैक सॉइल पहले की बात करूँ ना, तो पहले के टाइम पे यहाँ पे, कहाँ पे, रुको अभी दिखाती हूँ, डायग्राम में दिखाती हूँ, तब समझ आएगा। ये सारा एरिया ब्लैक सॉइल का है, ये भी ब्लैक सॉइल के हैं, देन ये ब्लैक सॉइल का है, और कहीं है, ये रहा है ना। और ये छोटे छोटे मतलब दिख रहे हैं ना, ये ऐसे। तो ये ब्लैक सॉइल का एरिया। अब क्या हुआ था पहले के टाइम पे, यहाँ पे क्या हुआ, एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, अपने से क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी आई वुड से लावा निकला था। तो सारा लावा ऐसे बह के पूरे लैंड में ऐसे फैल गया, पूरे इस एरिया में ऐसे फैल गया लावा। तो लावा तब फैला, तो यहाँ की मिट्टी क्या हुई, काली पड़ गई यहाँ की मिट्टी, तो तभी ब्लैक सॉइल होते हैं मिट्टी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है ब्लैक सॉइल की। अब रीड करते हैं। देखो ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर, काले रंग के होते हैं, एंड आर ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल। रीगर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वो रीगर एक लैटिन वर्ड है, ओवरफ्लो, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लो हो गई। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। देखो ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। मिट्टी पे क्या होता है, रुई उगती है, कॉटन होता है ना हमारा, कॉटन की मतलब कॉटन ग्रो होती है, कॉटन के पेड़ होते हैं। इधर ब्लैक सॉइल पे काली काली मिट्टी पे सफ़ेद रुई उगती है, वाह। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है, मैंने बता दिया। रॉक मटेरियल हमारा लावा वो हुआ था, फॉर्मेशन हुई इस वजह से ब्लैक सॉइल का। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल फॉर द डेक्कन बसल्ट रीजन। अभी मैंने आपको दिखाया ना कहाँ पे ये है, तो उस रीजन को बोला गया बसल्ट रीजन। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो हुआ था इस वजह से। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अभी हमने एरिया देखा तो ये सभी एरिया कवर हो रहा था, है ना। मेड अप ऑफ एक्सटेंट फाइन क्ले मटेरियल। अब जैसे क्ले होती है ना, तुम्हें मतलब तुम पानी डालोगे तो ये मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर लेती है। जैसे आटे का डो होता है ना, अब जैसे आटा हमने गूंदा, उसको हम धूप में रख देते तो उसमें थोड़े क्रैक पड़ जाते हैं आटे में, सूख जाता है तब वो ऊपर से, है ना। तो ऐसे ही ये मिट्टी है, डो लाइक है। अगर ये मिट्टी पे धूप लगती है ना, तो ये मिट्टी में थोड़े क्रैक हो जाते हैं। देख पा रहे हो में है, ये सूरज दिख रहा है ना इधर, तो ये सूरज है, इस वजह से ये मिट्टी पे देखो कैसे क्रैक से आ रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना।
तो दे आर वेल नॉन फाइन क्ले मटेरियल फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। लेकिन इसमें क्या है, फॉस्फोरिक कंटेंट की क्या है, डेफिशिएंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ फॉस्फोरिक कंटेंट। लिखो स्पेलिंग है, पता है, लिख ही देती हूँ भाई, ठीक है। फॉस्फोरिक कंटेंट, आगे चलते हैं। मैप है ये हमारा, चैप्टर थोड़ा सही रह रहा है, चलो एक दो पेज इन फॉस्फोरिक कंटेंट आ गई लाइन। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब बता दिया यार मैंने। अब देखो, रेड एंड येलो सॉइल बताया, मिट्टी रंग बदलती है, वही मिट्टी आ गई है, मिट्टियाँ भी रंग बदल रही है। देखो रेड एंड येलो सॉइल, यानी देखो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain and along with the Piedmont zone of the Western Ghat. यहाँ पे मिलती है ये कौन, रेड एंड येलो सॉइल। कोई माउंटेन है, पिडमोंट जोन क्या होता है, माउंटेन है ना, तो इसके नीचे वाला एरिया ये सारा पिडमोंट जोन है, नीचे का एरिया है ना, तो इसको पिडमोंट जोन बोलते हैं। तो यही बता रखा है, इन एरिया में यहाँ पे मिलती है ये वाली मिट्टी। देन दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो क्रिस्टलाइन, जब जैसे ये मिट्टी है तब लावा फ्लो हुआ था, तब लावा सूख गया ना, सॉलिडिफाई हो गया, बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया, आईवुड से सख्त बन गया है ना, तब ये सॉइल बनी थी रेड एंड येलो सॉइल। कब बनी, तब हमारा डेक्कन प्लेट्यू में से लावा फॉर्म्ड हुआ था, तो ये लावा तब सॉलिडिफाइड नेचर में बन गया, तब ये सख्त बन गया, तो हमारी रेड एंड येलो सॉइल का क्या हुआ, निर्माण हुआ, न्यूली फॉर्म्ड हुई थी तब। जहाँ पे कम रेनफॉल होती है ना, यहाँ ये वहाँ पे उगती है। और रेडिश कलर तब आता है, इस मिट्टी का लाल रंग तब आता है जब इसमें क्या होता है, आयरन की कमी होती है, ठीक है, क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। और येलो कब होती है, तब हाइड्रेटेड फॉर्म होती है, यानी पानी की कमी नहीं होती, तब ये येलो दिखती है। सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मतलब लैटिन वर्ड से बना है, लैटराइट, इसमें लैटिन वर्ड क्या था, लैटा, तो लैटर का मतलब होता है ब्रिक, मतलब होता है ईंट, तो ये ईंट के जैसी ही होती है, ईंट की तरह ही होती है, खुरदरी ईंट की तरह ही होती है, कलर में भी और नेचर में भी। खुरदरा सा इसका टेक्सचर है, कलर ईंट के जैसा होता है। ईंट भी मिट्टी से बनती है, आई नो, तो ईंट इसी मिट्टी से बनती होगी भाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो देखो laterite has been derived from the Latin word lata, which means brick. A laterite soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Lateritic soil are mostly deep to very deep. Acidic pH 6.2 is greater than pH. Generally deficient in plant nutrient and occur mostly in southern states. कहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, यहाँ पे मिलती है। Where this soil support deciduous and evergreen forest, it is humus rich but under sparse, रीड कर लेती फिर बताऊँगी। Under sparse vegetation and semi-arid environment, it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is useful for growing tea and coffee. Red literate soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crop like cashew nut. किसी को कैशू ग्रो करने हैं, काजू उगाने हैं, तो आई वुड से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पे काजू उगाए जाते हैं, तो रेड लिटरेट सॉइल का यूज़ किया जाता है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी रेड सॉइल का यूज़ होता है, क्यों, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए, ठीक है। और अगर लैटराइट सॉइल के बारे में और बताऊँ, लैटराइट सॉइल के बारे में, तो दिस सॉइल इज़ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये लाइन आई थी, अभी बताती हूँ, रुको, कहीं इंटेंस लीचिंग, ये देखो, इंटेंस लीचिंग का भी वही मतलब हो रहा है जो मैंने अभी बताया था आपको, वो वाटर वाली बताई थी, ज़मीन है, पत्थर की वजह से बारिश का पानी नीचे नहीं जा पा रहा सॉइल में, तो डैट इज़ द रीज़न। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटेंस लीचिंग बोलते हैं, इंटेंस लीचिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। वेट एंड ड्राई सीजन चाहिए होता है, यानी कभी कभी बारिश हो जाए, कभी कभी सूखा हो जाए,
दोनों तरह की मिट्टी है भाई। रेड कलर कब होएगा तब बारिश होएगी, और येलो कलर तब कब होगा तब सूखा पड़ जाएगा। तो दोनों तरह के होता है इसमें। देखो अब है हमारे पास एरिड सॉइल। ऐसे बता देती हूँ पहले, या फिर पहले रीड कर लेते हैं। देखो पहले रीड कर लेते हैं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कैसा कलर होता है? थोड़ा रेडिश टू ब्राउन कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, मिट्टी जैसा टेक्सचर होता है, थोड़ा कंकड़ कंकड़ सा। एंड सलाइन इन नेचर, नमकीन टाइप नेचर में होता है। इन सम एरिया दैट सॉल्ट इज कंटेंट हाई, salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. If you evaporate the water then you will receive the common salt. अगर तुमको नमक चाहिए तो एरिड सॉइल के थ्रू भी तुमको नमक मिल सकता है। ये ऐसी मिट्टी है इसमें इतना नमक है। अब ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्ट एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है, गर्मी हो रही है, भाप तेज हो रही है भाई, तो इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो रही है। अब द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। बता दिया इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज बिन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। देखो बताती हूँ, जैसे सूखे इलाके जहाँ बारिश नहीं हो रही है, ऐसे इलाके में मिट्टी मिलेगी। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाती हूँ। सपोज दिस इज़ द राजस्थान, है ना। अब राजस्थान मैंने तुमको बताया था सारी तरफ ऐसे, वो अलग पॉइंट था। चलो ये बताती हूँ। अब राजस्थान में अरावली हिल्स लाई करती है, लोकेट करती है ना। तो जैसे राजस्थान है ये बीच में, क्या राजस्थान, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। तो ये राजस्थान है, साइड में है अरावली हिल्स हमारे पास। बोलूँगी मैं, जैसे बारिश हो रही है। अब हमारे पास साउथ है नीचे, राजस्थान ऊपर थोड़ा नॉर्थ में पड़ गया, मतलब वेस्ट नॉर्थ में पड़ गया है ना, आई वुड से। अब नीचे साउथ की तरफ से तब ऊपर बारिश आती है तो ये अरावली से टकराती है। तो अरावली से टकराती, तो अरावली की वजह से जो बारिश है वो राजस्थान तक कांटेक्ट में नहीं हो पाती। अरावली उसको वहीं रोक देते हैं कि भाई तू वहीं रहा, अपने इलाके में ही रहा, यहाँ मत आ। तो इस वजह से क्या हो रहा है, राजस्थान में वाटर डेफिशिएंट हो रहा है, पानी की कमी हो रही है ना। राजस्थान में पानी की कमी क्यों है, डैट इज़ द रीज़न है। अब सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, रेड टू ब्राउन इन कलर, ये भी मैं बता चुकी हूँ। रेड से ब्राउन कलर होता है, सैंडी टेक्सचर है, सलाइन नेचर में है। हमारी फॉरेस्ट सॉइल, ये देखो फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेनियस सॉइल। ये सिंपल है। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड, सबसे सिंपल है, आर फाउंड इन द हिली एरिया में मिलती है। दिस सॉइल टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे फॉर्म। जहाँ पे वो बनती है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, माउंटेन के अकॉर्डिंग बन जाती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, थोड़ी फिसलन फिसलन सी होती है वैली साइड में जाओ तो। एंड ग्रेन इन अपर स्लोप इन द स्नो कवर्ड एरिया। इन द this soil experience denudation and are acidic with low humus content. The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fens are fertile. अब यहाँ क्या बताया हुआ है, जैसे हमें बोला है जो ये फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, कहाँ मिलती है? सबसे पहले तो याद रखना हिली एरिया में मिलती है। कहाँ पे? हिली एरिया या फिर बड़े बड़े पहाड़ों ऐसे एरिया में मिलती है। तो वेयर इज़ माउंटेनियस सॉइल फाउंड? तो फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। तो आई वुड से हिली एरिया कहाँ मिलता है हमें? हिली एरिया का में ईस्ट में भी मिलता है, राइट, अरुणाचल प्रदेश साइड, राजस्थान हो गया, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे अरावली हिल्स लोकेट करते हैं तो इधर भी मिलती होगी फॉरेस्ट सॉइल, है ना। अब इधर एक वर्ड देख रहा होगा आपको, डेन्यूडेशन। दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन रेस्ट्रिक्ट विद लो ह्यूमस कंटेंट। व्हाट इज डेन्यूडेशन? तो डेन्यूडेशन का मतलब होता है वॉशिंग। ज़मीन है, लैंड है हमारा, लैंड के ऊपर ही तो मिट्टी होती है ना, लैंड के नीचे थोड़ी होती है ना। लैंड के ऊपर हमारी मिट्टी एक लेयर हम बोल सकते हैं। तो जैसे हवा आती है ना, तो जैसे तेज़ हवा आती है, जैसे ये तेज़ तेज़ हवा आ रही है तो ये अपने साथ साथ मिट्टी को उस तरफ उड़ा के ले जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो इस वजह से भी मिट्टी की ख़राब होती है, मिट्टी जहाँ उग रही है उधर से दूसरी जगह जा रही है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन या फिर सॉइल कंजर्वेशन, यानी हाउ वी कंजर्व सॉइल, को कैसे कंजर्व करें। अब सॉइल इरोजन क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन मतलब होता है सॉइल का इरोजन होना, यानी सॉइल का ख़त्म हो रहा है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, सॉइल का नेचर हो गया, सब ख़राब हो रहा है, तो सॉइल इरोजन इसको बोलते हैं। और सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को ख़राब होने से बचाना। तो पढ़ते हैं, देखो, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। जैसे वॉशिंग डाउन का मतलब क्या, मैंने अभी बताया था, हवा आती है तेज तेज, अपने साथ साथ मिट्टी को दूसरी तरफ ले जाती है, तो इस वजह से भी मिट्टी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये सबसे मेन पॉइंट है मिट्टी के ख़राब होने का, याद रखा है। देखो, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इरोजन सिमिलर बिटवीन द टू, ओके।
अब देखो द बैलेंस इज डिस्टर्ब, बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों? ह्यूमन एक्टिविटी, डेफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वही सब है। यहाँ देखो ये हाईलाइट वर्ड है ना, इनको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं है, सबसे पहले हमें दे रखा है गलीज। अब गलीज क्या होता है? गली की बात हो रही है ना? हाँ भाई, ये गली की बात नहीं हो रही। गलीज का मतलब देखो, गलीज का मतलब होता है एक चिपचिपी टाइप सी मिट्टी, और उसके बीच में से जैसे पानी बहकर जा रहा है उस ज़मीन को फाड़ते हुए, आई वुड से, है ना। चिपचिपी सी मिट्टी है जिसमें दरारें आ रही है, वो अलग हो रही है मिट्टी आपस में, बीच में से पानी जा रहा है, ऐसे टाइप की। ये दिख रहा है क्या? ये गली इरोजन है ना, तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। दिखाऊँ पिक्चर हमारा? तो थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं इस पर। तो देखो ये बीच में से ये ऐसे ज़मीन है, मिट्टी है, फट रही है बीच में से, ये देखो ये, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये बह बह के जा रहा है, ये गंदा पानी है, मिट्टी बह रही है इनमें मिल मिल के, मतलब पानी है लेकिन थोड़ा वैसा है, साफ़ नहीं है। तो ये होता है गली इरोजन। बैडलैंड, ये भी हाईलाइट है, ये भी कर लेते हैं। चलो बैडलैंड पढ़ते हैं। देखो वो ज़मीन जहाँ कल्टीवेशन ना हो पाए, तो द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं हो सकती अब, जो कि आई वुड से कल्टीवेशन के लिए अनफिट है, वो ज़मीन, उसको हम बैडलैंड बोलते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रवाइन, ठीक है, तो इनको हम रवाइन्स भी बोलते हैं। सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, इन सच केस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज़ नॉन सीट इरोजन। अब सीट इरोजन क्या होता है? देखो सीट इरोजन को हम वाटर इरोजन भी बोलते हैं। तो सीट इरोजन को वाटर इरोजन भी बोलते हैं। यहाँ मान लो पूरे मिट्टी है और ऊपर से रिवर फ्लो हो रहा है, अब रिवर फ्लो हुई पूरे ऐसे शीट ऑफ, पूरी मिट्टी साथ ले आई, तो इसको बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। तो अब विंड इरोजन पढ़ते हैं। बैडलैंड पढ़ा दिया, शीट इरोजन बता दिया, अब विंड इरोजन। अब विंड इरोजन यही है, तब हवा तेज़ चलती है तो अपने साथ साथ मिट्टी को ले आती है। रीड करते हैं। देखो फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टर लाइन। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा मैं बताती हूँ। इससे रिलेटेड तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द सॉइल इरोजन एंड स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फॉर अ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है ये बताना। सॉइल इरोजन मैंने बता दिया, मिट्टी का ख़राब होना सॉइल इरोजन कहलाता है। और अब इस मिट्टी को हमें बचाना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स लें, तो वो उनका आंसर है यहाँ पे। अब देखो एक तुम्हें यहाँ वर्ड दिख रहा है ये कोल्ड काउंटर प्लॉइंग, ये पढ़ेंगे। अब ये देखो एक हमें दिख रहा है ये स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये पढ़ेंगे, है ना। एक ये शेल्टर बेल्ट दिख रहा है, ये तीन इसके मेन रीजंस हैं। और देखो कोई भी तुम्हारे दिमाग में स्टेप्स आ रहे हैं उनको बाद में लिखना, ये तीन पहले लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें दिया कॉन्टर प्लॉइंग। कॉन्टर प्लॉइंग क्या होता है? देखो कॉन्टर प्लॉइंग मीन्स प्लॉइंग अलोंग विद द कॉन्टोर लाइन। जैसे पिक्चर्स में दे रखी क्या, मैं समझा दूँगी, देख लेते पिक्चर्स है नहीं है, चलो कोई नहीं। देखा होगा ऐसे पहाड़ होते हैं, है ना, और उनमें ऐसे ऐसे लाइन, मतलब ऐसे करके क्रॉप उगती है चाय की पत्ती की, मतलब ऊपर चढ़ती हुई, है ना, ऐसे बराबर नहीं होता सब कुछ। उसको बोलते हैं कॉन्टोर प्लॉइंग, यानी कॉन्टोर जैसे फेस पे कॉन्टोरिंग करते हैं लड़कियों को पता हुआ, तो कॉन्टोरिंग का भी एक स्टेप होता है। नोज़ पे ऐसे कॉन्टोर करना है, चिक्स पे ऐसे कॉन्टोर करना है ना। तो ऐसे ही इन कॉन्टोर प्लॉइंग का है एक स्टेप्स है कि ऐसे ऐसे ही हमें कॉन्टोर प्लॉइंग करनी है, तो उसको बोलते हैं। देखो प्लॉइंग अलॉन्ग विद द कॉन्टोर लाइन्स कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, यानी तब पानी आए तो पूरे में ऐसे बहता हुआ आए, जैसे जैसे बारिश हो रही है तो बारिश ऐसे बहता हुआ आएगा, सारी क्रॉप्स में बराबर लगेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टोर। टेरेस कल्टीवेशन पॉइंट है। देखो टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे सीढ़ियों की तरह ऐसे टाइप का कर देते हैं पहाड़ को, सीढ़ियों की तरह पहाड़ को कर देते हैं, फिर उन पे यहाँ पे जैसे कुछ उगा दिया, यहाँ कुछ उगा दिया, यहाँ कुछ उगा दिया, ऐसे। तो ऐसे होती है टेरेस कल्टीवेशन, यानी सीढ़ी टाइप बना दिया ताकि पानी हवा सॉइल बहाकर ना ले जा पाए। अगर बात करें स्ट्रिप क्रॉपिंग की, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है जैसे क्रॉप करी फिर घास उगा दी, फिर क्रॉप करी फिर घास उगा दी, जैसे इसको क्लीन करती हूँ फिर बताती हूँ। तुम्हारी जैसे खेत है ये तुम्हारा, तो यहाँ तुमने ऐसे क्रॉप उगाई, जैसे पूरा खेत है ऐसे स्क्वायर में, है ना, हाँ ये स्क्वायर में जैसे खेत है। अब यहाँ तुमने क्रॉप उगा ली, देन बीच में तुमने पेड़ खड़े कर दिए बहुत सारी, मतलब बड़े बड़े से, देन फिर तुमने ऐसे ऐसे क्रॉप उगा ली, देन फिर पेड़ खड़े कर दिए, मतलब तो अब ये पेड़ इधर भी पेड़ हो गया, इधर भी पेड़ हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, बीच में ये जो एरिया है ना,
ये हम बीच में एरिया देख पा रहे हैं, इसमें क्या होगा, मिट्टी वहीं सेट रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी हवा नहीं आ पाएगी, यहाँ से भी नहीं आ पाएगी, तो मिट्टी सेट रहेगी। तो इसलिए हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं मिट्टी की प्रोटेक्शन के लिए। अब हमारे पास है शेल्टर बेल्ट, तो एक बार स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ लेते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऐसे ही शेल्टर बेल्ट पढ़े तो प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मैं बता चुकी हूँ, राजस्थान मैं भाई मेरे गांव की बता रही हूँ, वहाँ तो होता है। ऐसे एक खेत है, उनके चारों तरफ ऐसे पेड़ उगा दिए जाते हैं ताकि बीच में मिट्टी जो है सेट रहे, कहीं हिले डुले ना। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, आप कर लेना, एमसीक्यू में करा देती हूँ। देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पढ़ा था हमने। पंजाब में, हरियाणा में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ओवर इरीगेशन इज़ द करेक्ट आंसर। देन टेरेस कल्टीवेशन, कहाँ होता है टेरेस कल्टीवेशन, एनीवन नोज? उत्तराखंड आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर, बाकी आप चेक कर लेना। अब इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड, ब्लैक सॉइल हमें मिलता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश साइड, तो महाराष्ट्र आएगा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम क्लास 10th की सीरीज़ लाने वाले हैं, तो क्लास 10th के धीरे धीरे चैप्टर कवर करेंगे।